तो 5 दिन में कुत्ते की तरह हाफते ना नजर आए तो मेरा नाम बदल देना। 5 दिन। तो शुरू में आपको ऐसा लग रहा होगा कि साहब बड़े एक्टिव हैं, बड़ी तैयारी से हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके चीज बताई, घुस के मारा है साथियों, घुस के। देखिए ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ले लिए बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बुनियान उन मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया है पाकिस्तान में। कुरानिक वर्स से ये चीज ली गई है। इसका मतलब होता है द अनब्रेकेबल वॉल। तो साहब सीधे पहले बता दूं, नक्कालों से सावधान, बहरूपियों से सावधान, तथा कथित मीडिया पर्सन से सावधान। जहां तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी ये आप लोगों को आगाह किया है और रिपोर्टर्स को आगाह किया है कि ये कह के कि सोर्सेज बता रही हैं बकवास करनी बंद करो, बकवास करनी बंद करो। जंग का मजाक बनाकर रख दिया है। डर बिठाना चाहते हैं एक आम हिंदुस्तानी के दिल में। ये जंग को लेकर ऐसा माहौल बना रहे हैं। हरियाणा के मिनिस्टर ने भी कहा है कि इतने सारियां सायरन टीवी पे ना बजाओ, कि जब असली सायरन बजेगा तो लोग शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको मजाक मानेंगे। तथा कथित एक्सपर्ट्स, इनको तो मैं बहुत पहले से ताड़ा हुआ था, लेकिन कुछ डाउट्स थे, वो अब 10 दिन ने क्लियर कर दिए हैं कि ये कितने पानी में ये लोग हैं और इनकी क्या हकीकत है। डॉलर्स की भूख इतनी नहीं होनी चाहिए, टीआरपी की इतनी नहीं होनी चाहिए। मजाक बना के धर रहे हैं ये, मजाक बनाकर। वो तो थे ही झूठे, तुमने इसमें उनसे रिश्तेदारी कर ली, वो तो थे ही झूठे। 71 की लड़ाई का मेरे फादर मुझे किस्सा सुनाते हैं कि पाकिस्तान रेडियो बोला करता था कि थोड़ा सब्र रखिए, अगले जुमे की नमाज इंशाल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ेंगे। और फलाने कोई कराची के कोई बड़े वहां उस टाइम आलिम हुआ करते थे, वो इंशाल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद में हमारी तरफ से अजान देंगे। तो वो तो जलील है ही, जलालत में तुम उनसे कंधे से कंधा, शाने से शाना मिलाकर चल रहे हो। गवर्नमेंट भी कह रही है जरा तसल्ली धीरज धरो, मजाक ना बनाओ। इतनी रीलें चल रही हैं युवाओं का, जिन लोगों को पता नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको अब माइंड ना करप्ट करो, उनका माइंड ना पल्यूट करो। आई विश ये चीजें फौजियों को सामने आके बतानी चाहिए थी, जो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो यार सिविलियन हूं, वकील हूं, लेकिन एक कॉमन सेंस है, एक शौक रहा है, एक दिल में जज्बा और जज्बात रहे हैं। वही जज्बा और जज्बाती तो है कि आज शाम को 5 बजे मेरे और आपके मिशन भारत का फाउंडर्स डे है। नया बैच आज ज्वाइन करने वाला है, कल डालूंगा अभी वीडियो अपलोड करके, वहां मुझे भाग के जाना है। ये कमीज पहले तो मैं ऐसे ही पहन लेता था, एलमेरा में लगी, आज ये निकाली, आज वो निकाली, आज वो निकाली। कल से कुछ सोच के इसको पहन के चल रहा हूं। शायद 3 दिन पहले ये मेरे लिए एक ऑरेंज रंग था, केसरिया भी बोलते हैं ना, केसर के रंग को, केसरिया रंग था। आज ये मेरे लिए भगवा है, इसने अपना रूप बदल लिया है। तो मैं गुजारिश करता हूं मीडिया के लोगों से कि मजाक ना बनाओ जंग का। जंग में मान लिया कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, पर इतना झूठ ना बोलो। कभी लाहौर घेर लिया, कभी कराची घेर लिया, कभी कराची पे जाके विक्रांत ने बॉम्बिंग कर दी। ये मत करो यार। डॉलर्स जरूरी हैं, मेरे लिए भी जरूरी हैं, सब हर टीआरपी भी जरूरी है, पर इतना ना गिरो और इतना ना बिको। तो घुस के मारा है, मौके पर आते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, पहले तो मैंने आपको वहीं की क्लिप्स दिखा दी, थोड़ा सा ब्लर कर दिया, और सीधे चलते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो कोई सोर्स नहीं है, जो सीधे उन्हीं के मुंह से हम लोगों को चीजें सुननी चाहिए और यकीन करना चाहिए। इस टाइम वॉर रिपोर्टिंग सरकार को बैन कर देनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, वॉर रिपोर्टिंग जो सरकार बोले वो तुम दिखा दो, बस उसमें अपना एनालिसिस और अपना कंटेंट जोड़कर। आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सॉरी टू कीप यू ऑल वेटिंग। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से।
जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनेशन से टारगेट किए गए। जी हाँ साथियों, और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस बात को माना है कि भारत ने एयर लॉन्च्ड मिसाइल से उनकी 4 बेसिस को क्षति पहुंचाई है, हानि पहुंचाई है, और रडार बेसिस को और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। और उसके अलावा इस टाइम सबसे ज्यादा जो हिंसा देख रहे हैं वो देख रहा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर, चाहे वो श्रीनगर हो, राजौरी हो, पुंछ हो, नौशेरा हो, जम्मू हो, हर जगह रेकलेस फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। साथियों, मुझसे कल किसी ने पूछा कि सर आप चेकलिस्ट जो बता रहे हैं, हम चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, पर हम टीवी पर चेकलिस्ट कभी शब्द नहीं सुनते हैं, हम एस्केलेशन सुनते हैं। भैया ये जो चेकलिस्ट शब्द है मेरा है, सरकार भी कह रही है भैया सोर्सेस के दम पर ये क्या मचा दिया हो यार, बस वो उतना कह नहीं पा रही जितना कहना चाहती है शायद, पर एक सरकार की लिखी बातें बात बताती है कि क्या उसके दिल में चल रहा है। उन्होंने कहा मैं एस्केलेशन सुनता हूं, एस्केलेशन लेटर के हिसाब से बताइए, तो उसको हम एस्केलेशन लेटर बोलते हैं। पहला एस्केलेशन लेटर 2 देशों के बीच में होता है साथियों, जब वो डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होने शुरू होते हैं। ये मैं एक डॉट के जरिए आपको नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि एक स्केल के जरिए दिखा रहा हूं कि ये खराब होते होते बिल्कुल एंड तक, चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। जब ये चरम सीमा तक पहुंचते हैं तो इससे पहले कोई घटना होती है या इसके बाद कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंस होता है। वो इंसिडेंस भी आपको पता है, भारत में तो वो इंसिडेंस यार हर हफ्ते होते रहते हैं। ठीक, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन चल कैसे रहे मुझे ये समझ में नहीं आता, पर चलिए कोई मजबूरियां होती हैं, डिप्लोमेटिक चल रहा है। तो जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई घटनाएं देखने को मिलती हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है कि या कई फौजियों को बंधक बना लिया या कोई हरकत हो गई जिससे ये एक स्क्रिमिशेस का या झड़प का बॉर्डर पर रूप ले लेता है। वो स्टेज 3 होती है, लैडर 3 होती है। तो हमारी घटना थी पहलगांव के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद स्क्रिमिशेस शुरू हुए, वहां से अंधाधुंध फायरिंग जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में शुरू हुई। उसके बाद ड्रोन्स आ गए। पहले ये जो स्क्रिमिशेस होते थे ये सिर्फ थल में ज्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के चलते ये एयर में देखने को मिल गए। पहले ये था कि अगर आपको दूसरे को एयर अटैक करना था, उसके एयर स्पेस में जाना ही होता था, तो आपकी एंट्री हो जाती थी उनकी एयर स्पेस में, जैसे बालाकोट में हम लोगों ने की थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप अपने एयर स्पेस से ही उनको हिट कर सकते हैं। जैसा भारत ने 4 उनकी एयर बेसिस को, रडार साइट्स को कल हिट किया है। उनकी हरकत के बाद जो उन्होंने 26 जगह
उन्होंने अटैक किया है और बेगुनाह लोगों की उन्होंने जान ली है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, उनके घर पे भी शेल गिरा, उनकी डेथ हो गई है। कल की बात है कि उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर ट्वीट किया है। अब ये स्क्रिमिशेस का भी एक स्केल होता है, ये बहुत कम से शुरू होते हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और इस टाइम जो हम लोग देख रहे हैं ये स्क्रिमिशेस के नाम पर और झड़प के नाम पर एक बिल्कुल ये बिल्कुल पानी नाक पर आ गया है। जिस तरीके से रेकलेस फायरिंग दूसरी तरफ से हमारे सिविलियंस पर श्रीनगर में, जम्मू में, अब तो गुजरात तक भी फायरिंग उन लोगों के ड्रोन अटैक होने शुरू हो गए हैं। तो ये जब स्क्रिमिशेस बिल्कुल अपने अंत तक पहुंच जाएंगे, पहले तो ड्रोन नहीं हुआ करते थे, ये ड्रोन से भी जो अटैक हो रहे हैं इसको भी अभी आप स्क्रिमिशेस ही मान के चलिए दोनों तरफ से। भारत की वायुसेना ने भी जो उधर अटैक किया है ये भी आप अभी स्क्रिमिशेस के दायरे में ही इसको रख के चलिए। जब ये बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचेगा तो एक लिमिटेड एयर या ग्राउंड ऑपरेशन होगा, शुरू होंगे। लिमिटेड ग्राउंड होगा, लिमिटेड एयर होगा। लिमिटेड ग्राउंड का मतलब कहीं ना कहीं हमारी सेना अंदर घुसेगी, वो हमें रोकेंगे या वो फिर बाद में घुसने की कोशिश करेंगे। सर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि पहले घुसाएं। और जब हमारी वायुसेना उनकी एयर स्पेस में घुस के अटैक करेगी तब इसको हम लोग मानेंगे एक लिमिटेड लैंड एंड लिमिटेड एयर ऑपरेशन। वहां से फिर हम जंग की तरफ कदम रख देंगे, जंग की तरफ हम कदम रख देंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप ये झड़प और स्क्रिमिशेस का नाम लेते हैं, ये तो जंग ही चल रही है, जंग और स्क्रिमिशेस में क्या फर्क है? वेरी गुड, फिर से बता दूं, ये काम कुछ और लोगों का है ये बताने का, पर जज्बात थे जिंदगी में, इस चीज को पढ़ा, एकेडमिकली पढ़ा, समझा, तो वही चीज आप लोगों के सामने लाकर परोसता हूं, पेश करता हूं। तो स्क्रिमिशेस और जंग में क्या फर्क है? स्क्रिमिशेस का मतलब हो गया आसान भाषा में, किसी ने एक थप्पड़ मारा, हमने घुमा के 2 मार दिए उसी को। उसने ईंटा मारा, हमने डंडा मार दिया। उसने ईंटा मारा, हमने उठा के और मोटा ईंटा उसके सर पे मार दिया। ये हो गया स्क्रिमिश, झड़प हुई। व्हाट इज वॉर, व्हाट इज जंग? कि आपने डंडा मारा, उसने डंडा मारा, आपने पत्थर मारा, उसने पत्थर मारा, और उसके बाद रायता बिखर गया। फिर जो जिसको जितना कूट ले, फिर कोई हिसाब नहीं, कोई बहिकाता नहीं, कोई सफाई नहीं। हम तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे भी हाथ पैर तोड़ेंगे, तुम्हारे घर में भी घुसेंगे, तुम्हारे घर में भी कोई सामने आएगा तो उसको भी मारेंगे, कहो घर में आग लगा देंगे। फिर हमें तुम्हारी बर्बादी से मतलब नहीं है, तुम्हें हमारी बर्बादी से मतलब नहीं। तो ये चीज है, ये फर्क है। आप आसान भाषा में समझ लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये स्क्रिमिशेस चल रहा है, तुमने ये किया फिर हमने ये किया, या हमने ये किया तो तुमने जवाब दिया। तो अभी ये गेम खेला जा रहा है, कैट एंड माउस आप बोल सकते हैं। जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ेगा लिमिटेड ऑपरेशंस होने शुरू हो जाएंगे, यानी हमारे प्लेन उनकी वायु एयर स्पेस में घुस जाएंगे या उनके हमारे में घुसने को, और हमारे फौजी अंदर घुसेंगे। जहां तक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन की बात है, आपका ध्यान सिर्फ अल्फाबेट्स पर ABCDEFGHIJK LMNOP पर ही रहना चाहिए। अगर कोई लिमिटेड ऑपरेशन देखने को मिलेगा तो वो हमको ABCD में ही मिलेगा, जितना भी मिलेगा। तो यह फर्क होता है आपकी वॉर में और स्क्रिमिशेस में। लेकिन लिमिटेड ग्राउंड एंड एयर ऑपरेशन के बाद भी वॉर अभी दूर है, उसके बीच में फिर से एक गैप आता है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर वो अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और हम उनकी जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 47 की हिस्ट्री थोड़ी सी अगर आप लोगों को याद हो, 47 की देखिए तो आप लोगों को काफी याद है, 65 की लोगों को कम याद है, 71 की ज्यादा याद है, और कारगिल की लोगों को याद है। इन लोगों की मैं आप लोगों को एक फितरत बता दूं। शुरू में ये पॉपकॉर्न की तरह कूद के लड़ते बहुत हैं, 47 से उठा के देख लो। शुरू में इनकी जो हरकतें होंगी आपको लगेगा कि यार ये बड़ी तेज कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी तेज तैयारी में है ये। और जब मामला बिगड़ेगा, जब भारत काउंटर मारेगा, तो 5 दिन में कुत्ते की तरह हाफते ना नजर आए तो मेरा नाम बदल देना, 5 दिन। तो शुरू में आपको ऐसा लग रहा होगा कि साहब बड़े एक्टिव हैं, बड़ी तैयारी से हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके चीज बताई, ठीक। एक सुना था ना टाइसन, खैर टाइसन से इन नामकुलों को, हरामजादों को मिलाना कोई मतलब नहीं है, फिर समझाने के लिए बता रहा हूं। और एक था मोहम्मद अली कैशियस क्ले। मोहम्मद अली कैसे लड़ता था? वो बड़ा स्लो लड़ता था, वो अपने को बचाता रहता था, थोड़ा बहुत जवाब देता रहता था, रिंग में घूमता रहता था, दूसरे को इरिटेट करता रहता था, छेड़ता था, परेशान करता था। और फिर वो गर्मी खाकर 5वें 6ठे राउंड के बाद 15 राउंड का मैच होता है,
10वें राउंड के बाद मोशन में आता था और धुई धुई देता था, गिरा देता था। टाइसन क्या करता था, घंटी बजी नहीं, घर से गया, धन 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 धन, रोड रोलर और ट्रक की तरह दूसरे आदमी के ऊपर से निकल गया। फिर से बता दूं, इन जाहिलों को, इन बेवकूफों को, इन दो कौड़ी के लोगों को टाइसन से नहीं मिला रहा हूं, पर दोनों की लड़ाई का तरीका बता रहा हूं। तो शुरू में ये हमेशा बहुत गर्मी खाते हैं, 47 से उठा के देख लो, कारगिल से उठा के देख लो, 71 में उठा के देख लो। बोला करते थे मेरे अब्बा जान, मैंने बताया जैसा बताते थे कि 71 में अनाउंसमेंट होते थे कि आप लोग सबर रखिए, बस जुमे की नमाज हम अभी जाकर दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ेंगे और हमारे फलाने फलाने मौलवी साहब की अजान की, उनकी हम सदारत में नमाज पढ़ेंगे। तो ये इन लोगों का तरीका है। तो शुरू में ही आप इन लोगों को बड़ा एक्टिव देख रहे होंगे। भारत अलग तरीके से लड़ता है, भारत अपनी प्रेसिंग करके लड़ रहा है। यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा जो आज नहीं बोलूंगा, आज से 15 दिन बाद बोलूंगा। मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, एक शंका है, वो 15 दिन बाद आप लोगों को बताऊंगा। तो भारत को, पीएम को, ये जो मीडिया वाले हैं, एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, ये सुधर जाएं, ये पोकिंग ना करें डॉलर्स और व्यूज और टीआरपी के चक्कर में। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया। अरे ये सरकार परेशान हो गई है यार, सारे सुबह शाम सायरन, सुबह शाम सायरन, प्लेन और टैंक भाग रहे हैं स्क्रीनों पर यार। जो लोग एक दिन में एक वीडियो बनाते थे वो 5-5 बनाने लगे। अरे तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है यार, इतनी मिल कहां से रही है तुम्हें इंफॉर्मेशन? मैं तो यार 2 बनाता था, मैं 1 बनाने लगा। मैंने डिबेट पे जाना छोड़ दिया, जैसे आज से 5-6 साल पहले मैंने बालाकोट के बाद छोड़ा था, याद है आप लोगों को बताया था। मैंने कहा तुम सब फर्जी देशभक्त हो, तुम सब बहरूपिये हो, नक्काले हो तुम लोग बिल्कुल, और इनसे मैं बड़ा सावधान रहता हूं। तो भारत की न्यूज एजेंसी फौज क्या बोल रही है, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। और भारत रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा, इसका मैंने एक संक्षेप में आप लोगों को चीज बता दी कि भारत का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। वो बड़ा कूदते हैं, फिर 5 दिन बाद उनकी कुटाई होती है तो हाँपते हैं। इसीलिए जब भी पाकिस्तान से भिड़ो, ये मान के भिड़ो कि 15 दिन कुटाई करनी है। अगर 5 दिन के हिसाब से भिड़ोगे तो जितना तुम कमजोर सोच के चल रहे हो तुम्हें वो लगेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कमजोरी ही 6ठे दिन से शुरू होती है। बड़ी तगड़ी इंसाइट दे रहा हूं मेरे भाई, बड़ी मस्त बात बताइए आप लोगों को। किसी भी सीनियर फौजी से पूछ लो, अगर सीनियर से पूछना जिसने 30-40 साल काम किया हो, उसके अलावा ना पूछना। ऐसे तो वैसे यो हनी सिंह कितने घूम रहे हैं। तो मेरे भाई, हमें सरकार पर कोई दबाव नहीं। मुझे लोग कमेंट करके कहते हैं कि रिजवान भाई सब्र रखिए। अबे मैंने क्या करा जो मुझे समझा रहे हो सब्र रखने के लिए? मुझसे क्यों समझा? आप मोदी को नहीं जानते। अरे मैंने कब कहा कि मोदी को कोई गलती कर दी है? मोदी जंग क्यों नहीं कर रहा? मोदी जवाब क्यों नहीं दो रहा? मोदी अंदर क्यों नहीं घुस रहा अपने टैंक लेकर? मैंने कहा, जिन्होंने कहा जाके उन पागलों को, उन बावलों को, उन बेवकूफों को समझाओ। मैंने सिर्फ इतना कहा था, वो ट्वीट गलत था, बस मेरी ये शिकायत थी। वो ट्वीट नहीं था ऑपरेशन सिंदूर शुड कंटिन्यू। बाद में कंटिन्यू हो गया ना, 16 घंटे बाद हो गया ना। 16 घंटे में कुछ तो बदला होगा ना, जो स्टेटमेंट बदला सरकार ने, कुछ तो अंदर लगा होगा ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये मेजर्ड, ये देख के मारा, रिस्ट्रेन रखा, सब रखो, बस इसको लिखो मत, इसको बोलो मत, बस इतनी शिकायत थी। मेरी ये शिकायत नहीं थी कि घुस जाओ, घुस जाएंगे और ये कर दो और चल पाकिस्तान तो अटैक करके दिखा, फिर तुझे बताते हैं। ये मैं पागलपन के काम पता है कहां होते हैं, वहीं जाओ, वहीं मिलेंगे, उनको समझाओ, हमें ना समझाओ, ठीक है। तो ये मैंने आज आप लोगों को बताया कि एस्केलेशन के जरिए से और वॉर और स्क्रिमिशेस का फर्क क्या होता है। और जितना सुनना है फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, उसके अलावा ये सोर्सेस के दम पर ये जो बकवास दिखा रहे हैं, एंड में जाकर ये तुम्हारी ही फजियत करवाएंगे। ये तथा कथित 2 कौड़ी के फर्जी बहरूपीय देशभक्त ये तुम्हारी फजियत करवाएंगे। और एंड में कहां सवाल पूछे जाएंगे, ये आज आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड में कहां सवाल पूछे जाएंगे, ये आज 2 वीडियो बनाऊंगा, दूसरा वॉर पे बेस्ड नहीं है, वो कि ये चीज नुकसान कहां करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।